नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव शंकर मिश्रा। वैसे लोग मुझे राजीव शंकर मिश्रा बनारस वाले के नाम से जानते हैं। अभी मैं काठमांडू में हूँ। मेरा जन्म और मेरी कर्मस्थली बनारस ही रही है। और बनारस के बारे में कहते हैं कि तीनों लोकों से प्यारी काशी, जिसको भगवान शिव ने बनाया था। और मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम मेरे घर वालों ने राजीव शंकर मिश्रा रखा। और आप मुझे गूगल में खोज सकते हैं राजीव शंकर मिश्रा बनारस वाले के नाम से। आज 1 जनवरी 2022 है। मेरे दिल में कुछ है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरी एक बिटिया है निक्की, निर्मला कार्की। मैं उसकी व्हाट्सएप चैट में मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब के सामने आपको लेके जाऊंगा। क्योंकि आज 1 जनवरी था, मैं अकेला था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा फ़ोन कर। तो बोला कर दे ना। तो कर दे ना मतलब नहीं करूँगी। सो मैं आज अपने को अनाथ पाया, अकेला पाया। तो मैंने सोचा कि ये मैं कहानी आज ये लिख ही डालता हूँ। सपने में बिटिया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कहिएगा। कहते हैं भगवान उन्हीं को बेटी देते हैं ना जो उस काबिल हो। अपन नहीं थे, इसलिए भगवान ने अपन को बिटिया नहीं दी। लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों की बेटियां हैं ना, वो बहुत खुश हैं। इस सिद्धांत की अवपालना में भगवान मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ के प्रसाद के रूप में हम भी आज से 2 साल पहले एक बिटिया लेकर के आए थे। खैर, भगवान का प्रसाद था, जीवन की एक पल की खुशी थी, इसलिए हम आज भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं। और भगवान मुक्तिनाथ के दरबार में मैं हमेशा ये आभारी रहूँगा कि भगवान होते हैं, शक्ति होती है, जो वास्तविक रूप में नहीं, काल्पनिक रूप में ही कुछ ताकत देते हैं, कुछ सोच देते हैं जिसमें जीवन में खुशी आती है, कुछ हम कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। कहानी तो लंबी है, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, सपने में बिटिया, वो एक 2 बहनों की कहानी है। और तीसरी आ गई, भगवान ने मुझे चैन से साथ जीने के लिए दिया। नहीं, कल मैं सुबह रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए आज की रात मेरे लिए शायद आखिरी ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ये कहानी पूरी कर दूं। कहते हैं भगवान उन्हीं को बेटी देते हैं जो उस काबिल हों। अपन नहीं थे, इसलिए भगवान ने अपन को बिटिया नहीं दी। लेकिन सोशल मीडिया पे जिन लोगों की बिटिया है ना, वो बहुत खुश हैं। इस सिद्धांत की अवपालना में भगवान मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ के प्रसाद के रूप में हम भी 2 साल पहले एक बिटिया लेके आए थे ना। बस जीवन में एक पल की खुशी मिले, इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैंने भी किया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किराए पे या सपने में बिटिया लेके आया हूँ। कहानी 2 महीनों की, जो मेरे जीवन में नया रूप देने के लिए। मैं नेपाल में पिछले 20 सालों से हूँ, लेकिन 10 साल से एक भारतीय एफएमसीजी कंपनी में मैं फाइनेंस का हेड हूँ। और मैं काम कर रहा था 2015 में, जब मैं अपनी माताजी को तीर्थ यात्रा कराते हुए मैं वापस लेके आ रहा था 2017 में। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर मेरी माताजी ने किसी एक महिला से बात करते हुए कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर बेटी होती तो मैं उसका नाम अस्मी रखता। मैं अपनी माताजी के पैर पर मैं अपना सर रख करके मैं मोबाइल चला रहा था। मेरे जीवन में कि एक दिल दुखाने की बात थी कि मेरी माताजी ने किसी गैर के सामने ये बात कही। लेकिन किस्मत को कौन पलट सकता है। जब हम नेपाल फिर वापस आए, अपनी ड्यूटी में आए, तो ये फिर एक नई कहानी शुरू हो गई। अचानक एक दिन हमारे ऑफिस में नेशनल सेल्स हेड जो नेपाली थे, वो थापा जी 2 बच्चों को लेकर के, 2 बेटियों को लड़कियों को लेकर के आए। तो बोले राजीव जी, इन दोनों को ऑफिस में जॉब में रखना है, काफ़ी स्थिति खराब है। तो हालांकि मैं अंजना सितौला के जाने के बाद मैं लड़कियों के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसमें 2 लड़कियों को लेकर के आए। बोले एक को रखना है। तो हमने कहा कि नहीं, दोनों को ही रख लेंगे, लड़कियों को देखते ही एक
कहते हैं कि माँ की माया होती है लेकिन बाप भी शायद कहाँ कम। मैंने कहा नहीं, दोनों को ही रखना है। तो 3-4 दिन की ट्रेनिंग हुई और उसमें से 2 थी, एक को हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया और एक को अपने ऑफ़िस में रखे। जिसको ऑफ़िस में रखी उसका नाम स्मिता कार्की था। कार्की नेपाल के क्षत्रिय समाज से होते हैं और क्षत्रिय समाज जैसे हमारे हिंदुस्तान में सिंह साहब या ठाकुर लोग होते हैं, वैसे क्षत्रिय समाज में होते हैं। वो अपनी 2 बहनों के साथ अपने माँ-बाप के साथ काठमांडू के रिंग रोड के बाहर किराए में रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी काफ़ी तकलीफ़ में थे, एक चाय की दुकान में काम करते थे। माँ भी काफ़ी तकलीफ़ में थी। तो घर में अगर पैसे की दिक्कत हो तो हमेशा तलवार चलती रहती थी। घर की महाभारत देख कर के बच्चों को हमारे अगल-बगल के अड़ोस-पड़ोस के लोग जो मदद करते हैं, उस मदद में हमारे जीवन में आई स्मिता कार्की। ऑफ़िस में लोगों का मत था कि ऑफ़िस में एक लड़की होनी चाहिए, तो आ गई। अपन लड़के पे विश्वास करते थे। जब ऑफ़िस में लड़की आई तो थोड़ा ऑफ़िस अच्छा दिखने लगा। ऑफ़िस में चहल-पहल। उसकी 10 से 6 ड्यूटी काम थी। उसका काम था सिर्फ़ चाय बनाना, ऑफ़िस को मेंटेनेंस करना। तो अच्छा लगता था। वो जॉइन करके हमारे ऑफ़िस में आ गई। 10 से 6 में काम करने लगी, तो दिन भर उसकी बतकही सुनते। ऑफ़िस में सेल्स में तो काफ़ी लड़कियां थी, दीपुआ, सभ्यता। हालांकि मैं शुरू से अकेला रहने का आदी हूँ, लेकिन उन सब के आने के बाद मेरे जीवन में पाप की भावना जग उठी। उन तीनों को हड़प लूँ। मैं सोचा कि मैं उन सबों को अपना बना लूँ। तो ये 2 सभी सेल्स की लड़कियां बाहर ही काम करती थी, लेकिन स्मिथ मेरे साथ ही रहती थी। तो मुझे लगता था कि मैं भी काफ़ी अकेला व्यस्त रहता था। खाने वगैरह की सब मेरी दिक्कत थी, लेकिन स्मिथ के चक्कर में मुझे लगा कि वो काफ़ी दुबली-पतली थी और काफ़ी खाने-पीने, उसके पालन-पोषण की कमी थी। तो मुझे लगता था कि उम्र के हिसाब से उसका खान-पान सही नहीं, तो मैं घर से हमेशा उसके लिए खाना वगैरह बना कर के लेके आना। और मेरा लालच यही था कि अगर मैं उसके लिए लेके आऊँ तो 2 रोटी भी मुझे भी मिल जाएगी, इसलिए मैं नित नए पकवान बना कर के मैं उसके लिए लेके आता था। उसकी फ़रमाइशें मैं पूरी करने लगा। स्मिथ की एक आदत थी कि वो डरपोक थी। मुझे लगता था कि घर से बाहर निकली है तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की है। और मेरे जैसे लतखोर आदमी की बेटी, वो भी डरपोक, तो वो अपना ईगो नहीं मानता था। तो मैं उसके साथ लड़ाई झगड़े की बातें होती थी, तो वो अपनी सारी चीज़ों को मेरे साथ शेयर करने लगी, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी ज़िंदगी की कहानी को। तो ये कहानी सुनते-सुनते मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे ये स्टैंड करना है इसको, क्योंकि मुझे उसके मम्मी और पापा को देख कर के मुझे अपना जैसा लगने लगा कि नहीं, ये लोग मेरे हैं। अगर एक बेटी अगर अपने माँ-बाप के लिए अगर ऐसा कर दे तो शायद ये मेरी ज़िंदगी की एक मतलब एक अचीवमेंट होगी। मैंने उसी प्रयास में काम करना शुरू किया। गॉड बेटी बेटी नभन्नु छ्या। स्मिथ भी अपने जीवन की सारी कहानी मेरे साथ शेयर की, अपने सुख को मेरे साथ शेयर करने लगी। तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी अपने काम में व्यस्त होने लगा और वो आती थी तो सारा ध्यान रखती थी ऑफ़िस में सारी कुछ। एक अच्छा लगा। 20 फरवरी 2018 या सुबह 5 बजे एसएमएस से मेरा आया, हैप्पी बर्थडे राजीव सर। तो मुझे पढ़ने के बाद पहली बार लगा कि ओह! मैं उस दिन अपने बर्थडे पे 20 फरवरी 2018 को मैंने रो दिया। थैंक्स छोरी मैंने उसको बोला। और फर्स्ट टाइम मैंने उसे हक से बेटी कहा, खैर जन्मदिन भी मना लिया। अचानक 2018 की बात थी, ऑफ़िस में तबीयत उसकी ख़राब हो गई। ऑफ़िस में कोई नहीं था, मैं था और वो थी। तो वो सुबह ऑफ़िस से आई थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वो बिना खाना-पीना खाए वो रहती थी। तो वो ऑफ़िस में फ्लंट हो गई, वो शायद बेहोश हो गई। कोई भी नहीं था ऑफ़िस में, हम और 1-2 आदमी और थे ऑफ़िस में बैठे हुए थे। तो मैं दौड़ कर के आया और क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो एकदम बेहोश जैसी हो गई थी। मैंने डर से उसके पापा को फ़ोन किया। उसके पापा शायद काम में व्यस्त थे या क्या परेशानी थी, उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। मुझे लगा कि उसके खाने-पीने की शायद तकलीफ़ है, इसलिए उसका शायद बीपी लो हो गया है। फिर मैंने उसके पापा को जब फ़ोन किया तो उसके पापा भी अपनी छोटी बेटी अस्मिता कार्की
अस्मिता कार्की को उन्होंने भेज दिया। वो बेचारी बहुत दुबली पतली, काफ़ी मतलब घर की स्थिति ऐसी थी, तो वो बस उन्होंने अस्मिता को आई और वो आकर के बैठ गई। तो बिटिया उसको भी देख कर के वो बैठी थी, अपनी दीदी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। तो फिलहाल हम लोगों ने उसको अपने और भी ऑफिस की लड़कियों को बुलाया और उसको ग्लूकोज़ वगैरह, हमारे यहाँ सभ्यता भी दौड़ करके आई, दीपू भी दौड़ करके आई, तो उसको ग्लूकोज़ वगैरह दिया। उसको खाने पीने की कमी थी, शायद ग्लूकोज़ वगैरह की कमी थी। तो बेटी है तो टेंशन में थी, अपने माँ बाप को पाल रही थी, तो उसको ले करके आया। वो अस्मिता को मैंने उस दिन पहली बार देखा। वो छोटी सी थी, डल्ले सी, डल्ले नेपाली में छोटे बच्चों लोगों को बोलते हैं। और छोटे लोगों को, शॉर्ट हाइट लोगों को डल्ले बोलते हैं। मैं उसको अब डल्लू दाई ही बोलूँगा। तो वो भी आई और कुछ कर नहीं पाई, लेकिन वो बैठी थी। फिलहाल उसको सूप वगैरह पिला करके और स्मिथ को सूप वगैरह, ग्लूकोज, डॉक्टर वगैरह को सारा कंसल्ट किया। तो सबिता ने बोला सर इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ शायद वीकनेस है। तो फिलहाल उसको खाना पीना खिला करके उसको घर भेजा। हमने कहा 2-3 दिन तुम घर में बैठो, फिर आना, जब फ्रेश हो जाना तो आना। लेकिन वो अस्मित की जो बहन थी, अस्मिता कार्की, सॉरी, अस्मिता कार्की जो थी, कितनी प्यारी सी, थोड़ी सांवली थी, शॉर्ट हाइट राइट, उसको कुछ पता नहीं था, एकदम क्यूट बच्चा। उसकी उम्र क्या मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा। फिलहाल उसको घर वगैरह भेजा, सारा कुछ देख कर के उसको घर भेजा। लेकिन स्मिथ और अस्मी दोनों मेरे लिए एक वो लगी कि अरे यार, दो हैं, कितनी प्यारी सी बच्चे हैं, समाज में ऐसा भी होता है। तो मुझे उस समय जीवन का कोई अनुभव नहीं था बेटी पालने का। तो फिलहाल उसको घर भेज दिया, उसको दवा वगैरह दिलाया, घर भेज दिया। लेकिन मेरा दिमाग उस समय अस्मी के ऊपर पड़ा, अस्मिता कार्की के ऊपर पड़ा, डल्ले कार्की उसको मैं बोलता हूँ। तो मैं डल्ले कार्की को देख करके मेरी नीयत में खोट आ गई। बोला कितनी क्यूट सी है। वो चुपचाप बैठी हुई थी, तो वो ले करके अपनी दीदी को घर चली गई। और फिर लेकिन सेकेंड डे इसमें फिर ऑफिस में आई, तो वो फ्रेश थी, सारा कुछ था ठीक था। वो फिर वो काम करने लगी। तो मैं उसको चिढ़ाने लगा कि तुम्हारी बहन कितनी प्यारी सी है, तुम्हारा चेहरा तो डालडे के डिब्बे की तरह, वो कितनी क्यूट सी है। तो मैं उसकी बहन से मिलना चाहता था, अस्मिता को मैं मिलना चाहता था, बहुत अच्छी लगती थी वो। तो मैं हमेशा उसको ये कहता था, बोला कि सर मेरी बहन को भी जॉब की ज़रूरत है, अगर आप कहीं मिला सकते हैं। तो बोला अरे जॉब की तो क्या टेंशन है। लेकिन वो काफ़ी हमारे यहाँ जो वेंडर्स वगैरह आते थे ना, तो उनसे वो बात करती थी मेरी बहन की भी जॉब लग जाए। तो मैंने कहा तुमको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, जॉब मैं लगा दूँगा। तो मुझे लगा कि इसको सेटल करना चाहिए। तो मैं अपनी पुरानी कंपनी आंगन में, मैंने उसको जॉब में सेटल करने के लिए, मैं आंगन की बिल्डिंग में रहता था। तो मैंने उसको आंगन में ही उसको, क्योंकि उसको कुछ भी आता जाता नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम आंगन में बैठो। और उसको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ऑटोमेशन वगैरह सारा कुछ सिखाया। उस समय एक बलराम ढुंगाना बोल करके होता, तो मैंने बोला मेरी बेटी है, इसको तुम लोग काम सिखाओ, क्योंकि उन लोगों को काम मैंने सिखाया था। काफ़ी नेपाली लोगों को मैंने काम सिखाया है नेपाल में। तो आज सारे लोग बाहर ही हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं अकेला बैठा हूँ सारे काम सीख करके। जेनिस हुआ और काफ़ी लोग हैं इस तरह के जिसको मैंने नेपाल में मैंने स्टैंड किया है। तो वो सारे काम तो हमने कहा नहीं भाई बलराम तुमको इसको काम सिखाना पड़ेगा। तो वो उसने काम सिखाया, लेकिन कुछ दिनों बाद बलराम भी चला गया। फिर एक नया लड़का आया जीवस आचार्य बोल करके, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया नेपाल में, अस्मिता को काम सिखाया। अस्मिता आंगन में ही काम करती थी। मैं सुबह 10 बजे मैं चला जाता था। तो नेपाल में थोड़ी पानी की दिक्कत है, तो बोलती थी सर मुझे चाबी दे दीजिए, मैं यहीं पे नहाऊंगी, मैं यहीं पे। तो टीवी वगैरह देखती थी, 2-3 घंटे वो काम करती थी और घर में ही नहाती थी, रहती थी। मैं चाबी दे करके चला जाता था, वो घर में ही रहती थी, अच्छा लगता था। तो पूरा घर वो आराम से मेरे बिस्तर पे बैठती थी, टीवी देखती थी, सब कुछ एक अच्छे से चल रहा था। कहते हैं ना, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर आता हूँ, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं।
जानता हूँ रेत पर वो चिलचिलाती धूप है, जाने किस उम्मीद पर फिर भी मैं उधर जाता हूँ मैं। ज़िंदगी जब मुझे मजबूर की रखती है उम्मीद फैसले पर, उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूँ मैं। अपने रास्ते पे आसां, अपनी मंजिल करीब ये डगर कुछ और भी है जिस डगर पे जाता हूँ मैं। शायद इसी को शायद पाप कहते हैं। मन में पाप आ गया और सोचा ये दोनों मेरी ही हैं। अस्मिता प्यारी सी सांवली चेहरे वाली, दाग, नाक मोटी सी, कान में 3-4 छेद, वो भी दुबली पतली सी। बस उसके लिए एक पाप आ गया। बोला ये तो मेरी ही बेटी है। मेरे दिमाग में एक कहानी आई कि मैंने कोई पाप किया है। मेरी किसी एक अवैध संतान मेरी थी, मैंने किया और मैंने उसको नेपाल छोड़ दिया। शायद ये मेरी बेटी है और मैं इसे वापस लेकर के जाऊंगा। यही मेरे एक कहानी के जीवन के सपने में बिटिया है। खैर, स्मिथ मेरे साथ ऑफिस में काम करने लगी। मैं उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब लेकर के आता था। लेकिन समस्या ये हो गई कि खाना खाने के बाद वो बर्तन धोती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये बेटी है, बर्तन नहीं धोनी चाहिए इसको। और मैं अस्मिता का भी, मैं घर में खाना बना करके मैं ऑफिस चला आता था। वो भी अपना सुबह 10 बजे आती थी, मैं 9:30-10 बजे चाबी मैं वहीं छोड़ करके आता था। वो आती थी, अपना काम करती थी, घर में खाना बनाती थी, नहाती थी। नेपाल में थोड़ी पानी की दिक्कत है तो घर में मेरे सारी व्यवस्था थी, तो वो चाबी मैं छोड़ के जाता था। वो घर में पूरा मस्ती करती थी, काम भी करती थी और काफ़ी वो एक्सेल ऑफिस ऑटोमेशन के काम में एक्सपर्ट भी हो गई थी। काफ़ी जीनियस थी अस्मिता। छोटी सी थी और उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि उसको अपने को अपडेट करना था, तो वो अपने को तैयार करती थी। और जो ऑफिस के लड़के थे, मैंने उनको जिम्मा लगा रखा था कि इसको तुम लोगों को तैयार करना, और वो तैयार होती रहती थी। फिर वो अपना कुत्ते से लगाती थी, अपना काम करती जाती और इसमें मेरे साथ ही काम करती। लेकिन हमारे ऑफिस में जब मीटिंग होती तो हम लोगों को एक पार्टी वगैरह करने की आदत थी। तो स्मिथ को जो है खाने वगैरह की, उसको चिकन वगैरह, मटन, नॉनवेज वगैरह का काफ़ी शौक था। तो मैंने उसको एक दिन बोला कि भाई तुम अकेले नहीं खाओगी, तुम अस्मी को भी यहीं बुलाओ और वो भी खाएगी, क्योंकि वहाँ पे आंगन में तो उसको नॉनवेज मिलता नहीं है, वह वेजिटेरियन मिलता है और दुबली पतली थी। तो मुझे लगा कि नॉनवेज ये लोग खाते हैं नेपाली लोग, तो इसको भी नॉनवेज खाना चाहिए। तो मैं जब अपना मीटिंग शुरू होता था तो मैं उसको बोलता था, उसको भी बुलाता था, और जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे तो उसको भी लेके आते थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इसको अब आंगन में ये काम सीख ले, मुझे अपने साथ इसको रखना चाहिए और मैं इसको भी ट्रेंड करूँगा, अपने हिसाब से मैं ट्रेंड करूँगा। और मैं ट्रेंड करने की दिशा में उसको फिर आंगन छुड़ा करके अपने नई कंपनी मामी में मैंने उसको ज्वाइन कराया। वो काम करती रही, काम करती रही। तो मैं उसके बाद नाश्ता दोनों का मैं ऑफिस में लेकर के आता था। सुबह 10 बजे दोनों यहीं बैठती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोलती थी नहीं मुझे रेस्ट चाहिए, तो वो फिर 1-2 घंटे के लिए मेरे घर पे आती थी और नहाती थी 2 घंटे। फिर मैं चलता रहता था उसी तरह। निक्की, म यो रिकॉर्ड गर्दैछु बेटा, तर मलाई लाग्छ कि तिमीलाई ड्याडी स्याडी वाक्क लाग्छ भने तिमी ब्लक गरिदेऊ अब यो पछि। अनि तिमी प्रेम कार्कीको छोरी हो। म त एउटा तिमीले मात्र तिम्रो केही जरुरत थिए बेटा, पैसा सैसाको थिए त्यही। अनि तिमीले, मलाई लाग्छ कि ड्याडको जरुरत छैन, अनि म ड्याड हुन लायक पनि छैन। तिमीले अर्को कुनै जीवनमा ड्याड पायो भने तिमी एक्सेप्ट गर्ने। तर म, जब तिमीले यो व्हाट्सएप खोल्छौ नि, अबदेखि तिमीले कुनै पनि मेरोसँग रिलेसन नराख्ने बेटा। आज 1 जनवरी 2022मा तिमीले तिम्रो ड्याडको तिमीले वक्क गर्नु परेन। किन तिमीले आफ्नो दुखाउने तिमीले गर्यो, मामुको आइडी पनि खोले। तर म चाहन्छु कि तिमीले पर्मानेन्टली मलाई ब्लक गरिदेऊ। अनि म आफ्नो कहानी छुट्टै रेकर्ड गर्छु, त्यसमा तिमी पनि हौ। म मुक्तिनाथ गएको थिएँ, त्यही दिन तिमीले बनाएको हो। मनी जोडे अनि तिमी 5,000 रुपियाँको लागि आए। तिम्रो पनि लालच मात्रै पैसा हो, तिमीले पनि ड्याड सेड चाहिएको होइन बेटा। ठिक छ, ड्याड त तिमीले कति न कति पाउँछन् यस्तो, मेरो जस्तो धेरै मान्छे छन्। तर म चाहिँ वाक्क लाग्नै हो। सो नानु, म तिमीलाई केही मेसेज गर्दैन। ल, बाई।
हेर्नु अङ्कल मलाई ल्याङ ल्याङ नहान्नु, मलाई बोल्न मन छैन होइन। अनि के भन्छ त्यो धेरै मम्मीसँग बोल्नु नबोल्नु त्यो मलाई मतलब होइन, तर मलाई मेसेज गरेर ल्याङ नहान्नु, मलाई बोल्न मन छैन के। हजुर आफ्नो बाटो लाग्नु न, भोइस मेसेज नपठाउनु, मेरो यहाँ सबैजना हुन्छ रिसाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। राम्रो मुखले भनिरहेको छ, अब फेरि भन्नु नपरोस्। भयो म त मित्र पार्क आउने काम गर्दिनँ। आयो भने डाइरेक्ट उतै आउँछु, तर छोड्दिन्छु नत्र झ्याउ लाग्दै। नानु मैले यो नम्बर राखेको तिम्रो त्यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर अनलाइन गर्नुपर्छ। तिमीले पठाइदिन्छौ त्यो मामुसँग कुरा गर अनि त्यो पठाउमा गएर तुरन्तै छाउनी हस्पिटल पुगिहालौ। तर घरपेटीको दिदीले तिमीले तुरन्तै अहिले भ्याक्सिनेसन लगाइदिन्छ, खाली छ त्यहाँ, नभएर अहिले भिड लाग्ने हो। सो मलाई आज होइन रे हो, आज होइन रे। नाइस। क्षमा कहीं परवाने से परे चला जा। पर्दैन हो मेरो भिडियो बनाउन। सुनिसो त म आज आएर नुहाइधुवाइ गरेर अनि के अरे आज आएर नुहाइधुवाइ गरेर भोलि चाहिँ म आउँदिनँ हुन्छ। आज सन्चो छैन नि त, अनि त्यही भएर बरु आज आएर नुहाइधुवाइ गर्छु, भोलि चाहिँ आउँदिनँ। म कहीँ आउने साउने काम गर्दिनँ, म घरमै बस्छु रेस्ट गर्दा, मलाई सन्चो छैन। किन बिरामी भएर चाहिँ म कुन कस्तो बाउको ट्याक्सी चढेर आउनु? आमा छ त हौ छ्या। तपाईँले भने जस्तो सजिलो हुँदैन कि, बिरामी छु मम्मीले यस्तो हालतमा आउनु दिनु पऱ्यो नि, छोरीको के कसो हुन्छ तपाईँले आइज भनेर हुन्छ। अचम्म कुरा नगर्नु न, सन्चो भएको भए नि आउँछ नि।